नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी सीरीज में। अब तक हमने इस सीरीज में देखा कि कैसे हमारे वाइब्रेशंस हमारे खाने पर, हमारे पानी पर और वनस्पति पर असर डालते हैं। ये वाइब्रेशंस कैसे तैयार होते हैं ये भी हमने देखा। वाइब्रेशंस तैयार होते हैं हमारे इमोशंस और फीलिंग्स से, और पूरा ब्रह्मांड इसी वाइब्रेशंस पे आदान प्रदान करता है। सिवाय हमारे अवेयरनेस के हमें नहीं पता चल रहा था कि कैसे इन सब चीज़ों का आदान प्रदान चल रहा है। देखो, अब उदाहरण के तौर पे अगर हमने देखा दोस्तों कि जंगल में सारे प्राणी जो है वो इसी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करते हैं, उनका पूरा आदान प्रदान इस वाइब्रेशंस के ऊपर ही चलता है। लेकिन मनुष्य ये एक ही प्राणी ऐसा है कि जिसे लगता है कि इस दुनिया में अगर हमें कुछ आदान प्रदान करना है, कुछ एक्सचेंज करना है या खुद को एक्सप्रेस करना है अपनी भावनाओं को, तो भाषा एक ही ऐसा माध्यम है जिससे हम एक्सप्रेस हो सकते हैं, और वो काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस भाषा का उपयोग करते हैं अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस छुपाने के लिए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि प्राणी यानी हिरन का उदाहरण लेते हैं। हिरन अगर जंगल में घूम रहा है और दूर से वो शेर को देखता है, तो शेर को देखने के बाद वो जाकर उससे पूछता नहीं भाषा में कि क्या तुम मेरे दोस्त हो। उसे दूर से ही उसके कंपन से पता चलता है कि वहाँ पर खतरा है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि जंगल में या हिमालय में जो योगी पुरुष, जो मॉन्क होते हैं, वो साधना के लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर ये हिंस्र प्राणी या फिर एक खतरनाक प्राणी क्यों नहीं अटैक करते। हमने अक्सर देखा है कि जब भी योगी पुरुष साधना के लिए बैठते हैं तो उनके आसपास सांप, नाग, कभी कभी तो उनके गोद में भी नाग पाए गए हैं, और शेर या फिर लेपर्ड जैसे खतरनाक प्राणी, बिल्ली जैसे, पालतू बिल्ली जैसे उनके आसपास बैठे हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि जब भी योगी साधना करते हैं तो उनकी आंतरिक स्थिति इतनी उच्च कोटि पर चली जाती है, वो इतने एलिवेट हो जाते हैं कि एक्सटेसी का अनुभव वो लेते हैं। एक्सटेसी यानी परमानंद, और वो उनका अनुभव उनके आभा मंडल से यानी ऑरा से पूरा बाहर निकलता है, और वो जो वाइब्रेशंस है, वो जो कंपन है, वो जो प्राणी है वो महसूस करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है उस आभा मंडल में रहना। आपने सदगुरु यानी जग्गी वासुदेव का नाम सुना होगा। जी हाँ, ईशा फाउंडेशन के जो संस्थापक है, उनका तमिलनाडु में एक आश्रम है। सदगुरु जी कहते हैं कि उस आश्रम में अक्सर बहुत से कोबरा स्नेक जो होते हैं, जो डेंजरस होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, वो आते हैं, और सदगुरु और उनके डिसाइपल्स यानी फॉलोवर्स तो खुद अपने हाथों से उन कोबरा स्नेक्स को उठाकर फिर एक बार जंगल में छोड़कर आते हैं। तो इतने डेंजर स्नेक्स, कोबरास होने के बावजूद भी वो सदगुरु पे या फिर उनके डिसाइपल्स पे क्यों नहीं अटैक करते? हालांकि सांप या नाग जाति के जो भी रेप्टाइल्स है, वो सारे रेप्टाइल्स फीलिंग्स यानी उनकी फीलिंग्स जो होती है वो पूरे कंपनों के आधार पर होती है, वाइब्रेशंस के ऊपर वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो जब भी सदगुरु या उनके डिसाइपल्स उनको उठाते हैं तो उन्हें कोई थ्रेट महसूस नहीं होती, कोई खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए आसानी से वो सांप को उठाकर बाहर रख सकते हैं। दोस्तों, जंगल के सारे पशु और प्राणी इस वाइब्रेशंस को समझते हैं, नेचर्स के नियमों को समझते हैं, इसीलिए उनका लाइफ जो है वो इतना जटिल यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होता हमारी तरफ। उदाहरण के तौर पर, कभी आपने एक प्रेग्नेंट हाथीनी या प्रेग्नेंट शेरनी की डिलीवरी सिजरिन होते हुए सुनी है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो सारे प्राणी निसर्गों के नियमों को, ब्रह्मांड के नियमों को समझते हैं और उसे फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये सारे पशु और पक्षी नेचर के साथ यानी ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से अलाइन होने की वजह से इन कंपनों को समझ पाते हैं। अभी पंछियों के बारे में बात करें तो जब भी पंछी माइग्रेट करते हैं तो उनके पास कोई साधन नहीं होता समझने के लिए। जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर है या टीवीज़ है जहाँ पे रिपोर्ट मिलता है हमें क्लाइमेट का, लेकिन जो भी पंछी जब माइग्रेट होते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि अभी माइग्रेट होना है, ये क्लाइमेट हमारे लिए सूट नहीं है? उनके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं होता या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन का साधन ही नहीं है, फिर भी उन्हें समझ में आता है कि अभी यहाँ से माइग्रेट होना है। ओके, माइग्रेट होने के बाद भी अराउंड 10,000 to 40,000 किलोमीटर वो समुद्र के ऊपर से फ्लाई करके
इंडिया में वगैरह आते हैं, हमने देखा होगा कि फ्लेमिंगोज जब फ्लाई करके आते हैं बाहर से तो 10 से 14,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग होता है उनका। तो वो जब समुद्र के ऊपर से फ्लाई करते हैं तो उनके पास कोई कंपास होता है क्या, या कोई गूगल मैप होता है क्या, जीपीएस वगैरह की फैसिलिटी की उनको समझ में आए कि यहाँ पे एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमें जाना है, ये क्लाइमेट हमारे लिए सूट है, यहाँ पे हमें खाना मिलने वाला है। लेकिन फिर भी वो सारे पंछी, वो सारे फ्लेमिंगोज इंडिया में आते हैं और इस वातावरण का लाभ लेके जब उन्हें माइग्रेट करना है फिर उन्हें वापस कंपनियों के सहारे पता चलता है और फिर वो चले जाते हैं। दोस्तों, पशु और पक्षी जो भी है उनको कंपनियों की समझने की जो काबिलियत है, उनकी जो क्षमता है, उसकी वजह से ही जब भी सुनामी आई थी तो हम लोगों ने देखा कि जो भी प्राणी पशु पक्षी जो थे उन्हें ज़्यादा हानि नहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने पहले ही कंपन पढ़ लिए थे। हाँ, कुछ प्राणियों की मौत हुई थी जिन्हें हम मानवों ने बांध कर रखा था क्योंकि वो खुद को नहीं बचा सके। दोस्तों, आपने अंडमान निकोबार के बारे में सुना होगा। वहाँ पे बहुत सारे टापू है, बेट टापू जो है, जिसे बेट कहते हैं मराठी में और टापू हिंदी में कहते हैं। वहाँ पर बहुत से टापूज में एक टापू ऐसा है जहाँ पे अभी भी आदि मानव जैसे आदिवासी लोग जैसे हैं रहते थे पहले, वैसे अभी भी जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। वो इंडिया का ही एक पार्ट होने के बावजूद हम लोग, जब भारत सरकार ने वहाँ पे अप्रोच किया तो उन्होंने समझ के नहीं लिया हम लोगों को। उन्हें लगा कि हम उनकी संस्कृति पर अटैक करने वाले हैं, हमको दुश्मन समझा गया और उन्होंने हम पर अटैक करके खुद का संरक्षण करने की कोशिश की। तब से भारत सरकार ने वहाँ पर जाना बैन कर दिया है। लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो में देखा था और कहीं पर भी पढ़ा भी था, एक डॉक्टर है जिन्होंने उन आदिवासियों की भाषा समझी, उनसे दोस्ती की और फिर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन भी उन्हें मिली कि वहाँ जाकर उनकी सहायता की जाए। तो कैसे वैसे वो डॉक्टर वहाँ पहुँचे। जब डॉक्टर का इंटरव्यू उन्होंने दिया था किसी चैनल को और बुक में भी पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि वो आदिवासी लोग जब उनके पास इलाज के लिए आते थे तो किस इलाज के लिए आते थे पता है? जब जंगल में किसी प्राणी के साथ उनकी मुठभेड़ होती थी, वो इंजर होते थे, तो इंजर होने के बाद जो मरहम पट्टी करने के लिए वो डॉक्टर के पास आते थे। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि वहाँ उनमें से कोई भी आदमी बुखार, सर्दी, अस्थमा, डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़, इन सब बीमारियों को लेकर दवाई लेने के लिए नहीं आता था। वो खुद ही ठीक हो जाते थे उनके लाइफस्टाइल की वजह से, वहाँ नेचर के खाने से, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से। आपको पता है जब सुनामी जब आई थी तो अंडमान निकोबार का जो एरिया था वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ था और हमारे गवर्नमेंट को भी लगाया था कि हम लोग इतने टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के बावजूद हमें नहीं पता चला, तो उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो लोग तो शायद सुनामी में मर गए होंगे, ऐसा हमें लगा। और फिर वहाँ पे सर्वे किया गया तो सब लोग शॉक हो गए, वहाँ पर कोई भी मौत नहीं हुई थी। इट वॉज निग्लिजिबल। सारे लोग एक जगह जहाँ पर सेफ है वहाँ पर वो पहुँच गए थे और उन्होंने खुद को बचाया था। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताने का रीज़न ये है कि वो आदिवासी, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो अलाइंड है ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ। और वो सारी कंपनी जो यूनिवर्स उन्हें सिग्नल के तौर पे भेजता है वो बराबर वो पढ़ते हैं और उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये पूरी सीरीज वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की बनाने का रीज़न ही ये था कि मैं आपके सामने बहुत क्लैरिटी रख पाऊँ वाइब्रेशंस की और फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, कैसे तैयार होती है। इसीलिए हमने धीरे धीरे कैसे हमारी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस खाने पर, पानी पर, वनस्पति पर और अभी प्राणियों पर असर डालती है वो भी देखा। प्राणी कैसे कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स के साथ कंपनों के आधार पर वो भी देखा। ये इतना डिटेल में समझाने की कोशिश मैंने इसलिए की कि आप भी समझ पाओ कि कंपनों का महत्व क्या है, और ये महत्व जानने के बाद यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाओ। वो यूनिवर्स हमारे साथ क्या कहना चाहता है, क्या कंपनों के आधार पर हमें बताना चाहता है, वो अगर हम समझ पाए तो काफ़ी हद तक हम हमारे जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और ये समझने के लिए हमें अभी डिटेल में समझना पड़ेगा कि इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या अंतर है इमोशंस और फीलिंग्स में। यही हम आने वाली वीडियोस में और पूरी सीरीज़ में ये जानने की कोशिश करेंगे। और फिर एक बार आपसे कहूँगा कि अभी तक जो भी आपने देखा वो पूरी तरह से रिवाइज कीजिए, सारी वीडियोस फिर एक बार देखिए। नए जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, उनको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने के पहले प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ इस वीडियो के साथ।
और जो भी बात आपको नहीं समझ में आ रही है वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज की, तो फिर एक बार जाके वीडियोस देखिए, खुद को कनेक्ट कीजिए। इसके बाद में हम डिटेल में जानेंगे इमोशंस को और फीलिंग्स को, और अपने ऊपर काम करेंगे। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। थैंक्स अ लॉट।